नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय है वो 3 वर्ग चल रहा था। तो मैंने आपको इसके मुख्य जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको कुछ बताए थे, तो आपने वीडियो देख ली होगी। तो इस 3 वर्ग के अंदर क्या था, जैसे जो 3 वर्ग हैं उनके अंदर 3 वर्ग जो थे वो कैसे बटे हुए थे। इसमें जैसे ईसाई और पादरी आते थे, और फिर भूमि धारक और अभिजात वर्ग आ जाता था, और फिर कृषक आ जाते थे। यानी कि ये तीनों वर्ग जो थे वो कोई ना कोई कार्य जो है वो करते थे, और उसी आधार पर ये बटे हुए थे। और ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, जो उस समय के दौरान यूरोप का समाज था उसके बारे में जो है ये वर्णन करता है। तो वहाँ पर क्या थे, 3 वर्गों के अंदर ईसाई और पादरी एक वर्ग में आ जाते थे, फिर दूसरे में जैसे हम देखते हैं कि भूमि धारक और अभिजात वर्ग आ जाता था, और कृषक आ जाते थे। तो उस समय का जो यूरोप का समाज था वो 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था, और उसी का ही इसके अंदर जो है वो वर्णन किया गया है। जैसे इसमें हम देखते हैं, और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन थे उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी और मध्य यूरोप में अनेक जर्मन जो मूल के समूहों में इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार जो है वो कर लिया था। और किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय जो है वो युद्ध होते थे, और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना उनके लिए अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ही ली गई थी। ईसाई धर्म जो 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा था, और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति जो है वो बन गया था। उसके बाद इसके अंदर आता है कि सामंतवाद का परिचय। तो सामंत का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं मालिक। इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विविध राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए जो है वो किया गया था। और ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जैसे जर्मन भाषा का शब्द फ्लूट से है, और जिसका अर्थ होता है ज़मीन का टुकड़ा। तो इसी के अंदर ही जैसे ये शब्द जो है फ्लूट से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। और ये एक ऐसे समाज को इंगित करता है, यानी कि एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और इटली से ही विकसित हुआ था। और जैसे हम आर्थिक संदर्भ में देखें तो सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को भी इंगित करता है, यानी कि एक तरह के कृषि उत्पादक की ओर भी इशारा करता है, जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। यानी कि जो मालिक होते थे वो जैसे कृषकों को, जो किसान होते थे उनको कृषि के लिए भूमि देते थे, और उसी का ही वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। कृषक जो है वो अपने खेतों के साथ साथ लाड़ यानी कि जो मालिक होता था उसके खेतों में भी कार्य करते थे, और कृषक लाड़ को श्रम सेवा जो है वो प्रदान करते थे, और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा भी देते थे। सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। और इसकी जड़ें जो थी वो रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन के काल में भी पाई गई हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जैसे इस समय जो जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है वो हुई थी। इसके बाद जो है वो आता है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड में जैसे इसके अंदर पहले ही शब्द एक दिया हुआ है गॉल। तो ये गॉल क्या था, गॉल जो है
वो एक, जैसे यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि गोल जो है वो एक स्थान है। तो स्थान यहाँ पर जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंग्लिश चैनल और इसके ऊपर इंग्लैंड और लंदन दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर अब इसमें मैप के अंदर जहाँ गोल दिखाई दे रहा है, तो अगर आप आज के मैप के अनुसार देखेंगे तो वो आज के अनुसार फ्रांस है। तो फ्रांस जो है, गौल जो है रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था और जो इसकी विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियों, लंबी नदियों और वन कृषि करने के लिए जो है वो उपयुक्त मैदान थे उसके अंदर। तो जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक ने गौल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। यानी कि जो फ्रांस नेम आया है वो जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक है, उसके थ्रू जो है ये आया है। और 6वीं सदी से यह प्रदेश जो है वो फ्रैंकिश तथा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित किया जाता था। और फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा जो शार्लमैन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत जो है वो हो गए थे। और एक संकरा मतलब होता है जो टाइट जगह होती है। संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जो है वो जीत लिया गया था। जैसे मैंने आपको अभी मैप में भी दिखाया था, तो दोबारा देख लो कि ये जो गाल है ये अब जो स्थान है वो फ्रांस का है। तो जैसे इसके अंदर इंग्लिश चैनल जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो रास्ता था ये बहुत ही संकरा रास्ता था। और यहाँ पर जैसे इंग्लैंड और आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी के बारे में ही बताया गया है कि इंग्लैंड और जैसे ये संकरे जल मार्ग को पार कर स्थित इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो द्वीप थे, उनको 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार के द्वारा जो है वो जीत लिया गया था। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।